जारा कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम नवीद उर्फ सोनी, जिसने सास सुगरा और नंद यास्मीन के साथ मिलकर जारा का कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद बकायदा तौर पे उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बैग में भर के बकायदा तौर पे नाले में बहा दिया। आज के इस व्लॉग में मरकजी मुल्जिम नवीद उर्फ सोनी का कच्चा चट्ठा आपके सामने रखेंगे कि यह कहां का रिहायशी था, इसको जारा के कत्ल के लिए किस तरह से आमादा किया गया, जारा का कत्ल के इवज इसको क्या क्या लालच दी गई, इसकी सुगरा से क्या रिश्तेदारी थी, क्या मामला थे, नवीद उर्फ सोनी के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, नवीद उर्फ सोनी जिसने सुगरा बीबी और यास्मीन के कहने पर उनके साथ मिलके जारा का कत्ल किया, फिर कत्ल के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, फिर उन गोश्त के टुकड़ों को बकायदा तौर पे धोया गया कि इन गोश्त के टुकड़ों में से खून ना बहे, और फिर उन गोश्त के टुकड़ों को बकायदा तौर पे बैग में पैक करके नाले में बहाया। नवीद ये वो मरकजी मुल्जिम था जिसने इस पूरी वारदात में कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एक जीते जागते इंसान को कत्ल करना, फिर उसके टुकड़े करना, ये औरतों के बस की बहरहाल बात नहीं थी। उन्हें इस पूरी वारदात के लिए एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान चाहिए था जो ये पूरी वारदात करता और फिर उसके बाद इसको समेटता भी। नवीद ने ये किरदार अदा किया। नवीद के हवाले से हमने इसकी कुछ डिटेल निकलवाई है, इस पर हमने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, तो नवीद की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नवीद लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा से कुछ आगे करौल घाटी आती है, उसके बिल्कुल करीब एक गांव आता है लड्डूपुरा, वहां का रिहायशी था। इसकी उम्र 32 साल थी और डील डॉल से यह बकायदा तौर पे तंदुरुस्त आदमी था, मतलब कि वजाकता से बकायदा तौर पे एक हट्टा कट्टा नौजवान था। और इसकी उम्र 32 साल थी और तकरीबन 31-32 साल पहले इसकी पैदाइश असलम नामी एक शख्स के घर होती है। इसकी पैदाइश के वक्त इसके 3 भाई भी मौजूद थे। नवीद और सोनी कुल मिला के 4 भाई हैं और नवीद की पैदाइश के बाद असलम और इसकी बीवी के दरमियान तनाजा जो है शुरू होता है और इनके आपस में तलाक हो जाती है। अब वो औरत जिसके 4 बच्चे हैं, वो अब अकेले इन बच्चों को पाल रही थी। उसी दौरान जो इसकी वालदा की सगी बहन थी जो कि नवीद की खाला बनती है, उसके यहां औलाद नहीं थी, तो वो नवीद को मुंह बोले बेटे के तौर पे अडॉप्ट कर लेती है। अब नवीद और सोनी अपनी खाला के घर जो है मुंह बोले बेटे के तौर पे चले जाता है, वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो इसकी खाला थी उसके हस्बैंड का नाम था शाहिद, जो कि सुगरा बीबी जो बदबख्त औरत है जिसने अपनी बहू के टुकड़े किए, उसका करीबी रिश्तेदार था। और जो हमने इस पे तहकीकात की हैं तो पता लगा कि ये शाहिद जो था, जो कि नवीद की खाला का शोहर था, जिन्होंने ये नवीद को मुंह बोले बेटे के तौर पे अडॉप्ट किया हुआ था, ये सुगरा बीबी का करीबी अजीज था, चाचाजाद था। इस अंदाज में इनकी रिश्तेदारी बनती है। और जब इसको बकायदा तौर पे अडॉप्ट किया गया, उस वक्त इसकी उम्र 2 से ढाई बरस थी और इसको बकायदा तौर पे खाला के घर बड़ा प्यार से पाला गया, वहां पे इसका बड़ा ख्याल रखा गया, वहां पे इसके बड़े लाड और नखरे जो है वो उठाए गए। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे बाद जो इसकी खाला थी जिसने नवीद को अडॉप्ट किया था, उनके घर अपनी औलाद हो जाती है। जब उनको अल्लाह ताला अपनी औलाद से नवाजता है तो उस घर में नवीद और सोनी को उस तरह का प्यार और वो जो नखरे उठाए जा रहे थे पहले, वो मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ये एक कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और ये महसूस करता है कि अब मेरे वालिदैन जो है मुझे उस अंदाज में प्यार नहीं कर रहे जिस अंदाज में ये पहले प्यार किया करते थे। इसकी खाला के हवाले से हमने पता करवाया, जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, ये एक अच्छे घराने से थे और इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ये जिम्मेदारा किया करते थे, वहां पर ये पला बढ़ा और अब ये बकायदा तौर पे खुद भी जिम्मेदारी का काम करता था। इसने आलू की काश्त लगाई भी थी और साथ इसने चंद भैंसें भी रखी हुई थी और कुछ अरसे से ये शादी करने की कोशिश कर रहा था और बारहा अपने वालिदैन को ये कह चुका था कि मेरी शादी करवाई जाए, लेकिन इसकी शादी नहीं करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये और ज्यादा जो डिप्रेशन में था। कम्प्लेक्स का शिकार तो पहले से था कि जैसे उनको औलाद मिली तो इसको जो प्यार उस घर में मिला करता था, अब वो प्यार भी नहीं मिल पा रहा था। तो इस अंदाज में ये इसकी जो जहनी कैफियत थी वो ये थी कि अब इसको ना प्यार मिल रहा था, ना इसकी शादी करवाई जा रही थी और ये अलग सी परेशानी और डिप्रेशन में फिर रहा था। उसी दौरान यास्मीन जो इसकी कजन बनती है, क्योंकि शाहिद जिसके घर अब ये बकायदा तौर पे पल भर रहा था वो सुगरा बीबी का करीबी अजीज था और सुगरा बीबी की बेटी इसकी बकायदा तौर पे कजन बनती थी, उसकी जानिब से इसको इस प्लान में शामिल किया जाता है, ये कह के कि मैं तुम्हें इटली भिजवा दूंगी। इटली भिजवाने का लालच देके इसको इस वारदात के लिए तैयार किया जाता है और इसको इस वारदात के करने से पहले बकायदा तौर पे 10,000 दिया जाता है। ये वारदात से 3 रोज पहले
बाकायदा तौर पे लाहौर से सफर करके डस्का जाता है, वहां पे यास्मीन के घर पर रहता है, बाकायदा तौर पे वहां पे जिस्म के टुकड़े करने के लिए जो औजार इस्तेमाल होने थे उनको मुकामी बाजार से खरीदता है, जिसकी बाकायदा तौर पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। उसके बाद 3 रोज तक यास्मीन के घर ही रहता है और जिस दिन ये वारदात हुई तो इसको सुगरा बीबी के घर की बैक साइड से एक मकान फलांग के उस घर में लाया जाता है और जब ये घिनौना काम ये करने लगा था तो उस वक्त जारा का जो बेटा है वो इसको देख के चीखे मारने लग जाता है और जैसे वो बच्चा शोर में जाता है तो जारा की भी आंख खुल जाती है और ये फौरी तौर पे उसी घर में छुप जाता है। सुगरा बीबी उसी घर के एक कमरे में इसको छुपा देता है। उसके बाद जारा दोबारा अपने बच्चे को सुलाती है और दोबारा जब सोती है उसके बाद ये बदबख्त इंसान उस बदबख्त औरत और उसकी बेटी के साथ मिलके वहां पे हैवानियत रचाता है, उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करता है और उस जिस्म के टुकड़ों को बाकायदा तौर पे धोया जाता है ताकि इसमें से खून बहना जो है वो बंद हो जाए और उसके बाद इसको बैग में भरकर नाले में बहा दिया जाता है। यह तमाम तर कहानी थी नवीद उर्फ सोनी की और इसको इस अंदाज में इस पूरे वाकये के लिए तैयार किया जाता है कि तुम्हें इटली भिजवा दिया जाएगा और तुम्हारी बाकायदा तौर पर शादी करवा दी जाएगी। इसके हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि इसके यासिन के साथ कुछ मामला थे, लेकिन जो तफ्तीशी टीम से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा दौरान तफ्तीश इस अंदाज में कोई जो है इंकशाफ नहीं हुआ कि इसके नवीद के यास्मीन से कुछ मामला थे या नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक इंसानी जहन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई शख्स 15,000 के लिए इतनी घनौनी वारदात कर सकता है और उस वारदात के बाद जो हैवानियत की गई ये 15,000 के इवज की गई समझ नहीं आती। तो मैंने उनसे पूछा कि 15,000 में ये वारदात समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने बताया कि इसको एक तो शादी का झांसा दिया गया था कि तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी और दूसरा तुम्हें इटली भिजवा दिया जाएगा, जिस पर नवीद उर्फ सोनी तैयार होता है, लाहौर से बाकायदा तौर पर डस्का जाता है और ये पूरी हैवानियत करता है और उसके बाद ये फिर वहां से फरार होता है। लेकिन फिर इसको पुलिस इस वाकये के फौरी बाद जो है गिरफ्तार करती है और बाकायदा तौर पर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इन चारों मरकजी मुल्जमान को जुडिशियल कर दिया गया। मैंने तफ्तीशी टीम से पूछा कि नवीद उर्फ सोनी के पीछे क्या इसके जो दीगर भाई हैं, बताया जा रहा है कि इसके अलावा इसके 3 सगे भाई हैं जो इस वक्त जिस इलाके में ये रहता है लड्डूपुरा, वहीं पे किसी और घर में रिहाइश पजीर हैं। क्या उन्होंने इसके पीछे कोई इसके आके इसका पीछा किया या इस हवाले से आए इसके पीछे? उन्होंने कहा कि नवीद के हवाले से कोई भी इसका रिश्तेदार इसके पीछे नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि जिस अंदाज में इसने घिनौनी वारदात की इसका कोई रिश्तेदार इसके पीछे नहीं आया। लेकिन उन्होंने बताया कि इसके जो अहले इलाका है उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि इसने क्या चांचड़ है। फिर मैंने तफ्तीशी टीम से पूछा कि आप लोगों के पास ये इतने दिन जेर हिरासत रहे हैं और आप इनसे तफ्तीश करते रहे, इनके रवैये कैसे थे? तो मुझे उस पर तफ्तीशी टीम ने बताया कि जिस वक्त हम सुगरा बीबी और यास्मीन को गिरफ्तार करके लाए तो इनके चेहरे पे रत्ती बराबर शर्मिंदगी नहीं थी और ये लोग बाकायदा तौर पे इस कत्ल की जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि मेरी बहू ने जब से हमारे घर में कदम रखा है हमारे घर मुसीबतें आ रही हैं और इसने मेरा बेटा मेरे से छीन लिया। और इसको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी तो कि उन्होंने कहा कि रोज कदीर इसको फोन किया करता था और जब वो फोन पे बात किया करती थी अपने शौहर के साथ तो उसकी सास बताती है कि मेरा खून जलता था कि मेरा बेटा मुझे इतनी कॉल्स नहीं करता जितनी कॉल्स इसको करता है। इसमें पैसे वाले कोई मामला नहीं थे, क्योंकि कदीर का भी जो बयान आया था तो कदीर ने बताया कि मैं अपनी वालदा को भी पैसे भेजता था, बल्कि अपनी बहन यास्मीन को भी पैसे भेजता था और पैसे के हवाले से ना यास्मीन को कोई कमी थी ना सुगरा बीबी को कोई कमी थी। बस ये वो एक हसद और बुग़्ज़ था कि मेरे बेटा इसको इतनी जो है वो इंपॉर्टेंस क्यों देता है या इससे इतनी देर क्यों बातें करता रहता है। और ये वो रीजन बनी जिससे जलकर हसद करके उस बदबख्त औरत ने अपने बेटे का घर तो खराब किया ही किया बल्कि अपने पोते की मां भी छीन ली। पहले चंद रोज ये जब थाने में बैठ रही तो बाकायदा तौर पे अपने किए गए घिनौने जुर्म की जस्टिफिकेशन देती रही और रत्ती बराबर इसको ना तो पेशेमानी थी ना कोई शर्मिंदगी थी। लेकिन जब चंद रोज गुजरे तो जब इसने देखा कि जो थाने का अमला था वो इस पर लान तान बहुत कर रहा था, फिर जब इसको अदालत पेशी पे ले जाया गया वहां पे जो मुकामी लोग थे जो वहां पे अदालत आए हुए थे, जैसे जैसे जिसको पता लगता था उनकी तरफ से इन पे लानतें बरसाई जाती, तो फिर इसको एहसास हुआ, अंदाजा हुआ कि ये इससे बहुत बड़ी एक जो है वानियत हो गई है। और इसी दौरान एक बार कदीर की भी इससे मुलाकात होती है और कदीर भी मिलकर रोता रहा कि मां तू मेरे ना कीता की है, तू मेरा हस्दा वस्दा कार जरा उजाड़ देता है। तो फिर इन तमाम तर चीजों के बाद इसको एहसास हुआ कि इसने जो है एक जुल्म कर दिया। बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि जुडिशियल होने से पहले उस वक्त ये बार बार कहती थी कि मैंने एक बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और कुछ चीजें इस व्लॉग में मैं और भी जो है शेयर करना चाहता हूं कि चंद लोग इस केस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तफ्तीशी टीम ने या पुलिस ने कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया।
मैंने इस हवाले से जो मेरी तफ्तीशी टीम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कदीर को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, कदीर के हवाले से किसी किस्म का कोई शक व शुबात नहीं है। SHO जो थाना मोहतरा है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कदीर से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी जिस वक्त वो बॉडी लेने आया था, उसके अलावा ना उसको बुलाया गया, ना उससे किसी किस्म का कोई सवाल किया गया और ना उस पर किसी किस्म का कोई शक व शुबात है, क्योंकि कदीर की बाकायदा तौर पर जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मौजूद है। इस पूरी वारदात के वक्त एक तो वो यहां पे मौजूद नहीं था और दूसरा इस वारदात के फौरी बाद कदीर वो शख्स था जिसने शब्बीर जो कि जारा का वालिद था उसको कॉल की और कहा कि मुझे परेशानी हो रही है, मेरा जारा से राब्ता नहीं हो पा रहा, आप फौरी तौर पे मेरे घर जाएं और पता करें कि जारा क्यों मेरा फोन नहीं उठा पा रही। और शब्बीर साहब जो जारा के वालिद हैं वो कदीर के इसरार पे डस्का जाते हैं और वो जब वहां पे जाते हैं तो फिर वो वहां के हालातों वाकयात देख के उन्हें शक गुजरता है कि जारा के साथ कुछ बुरा हो चुका है और इस अंदाज में इस जो केस का बाकायदा तौर पे आगाज होता है। तो इस वजह से कदीर को इस पूरे केस में ना तो शामिल तफ्तीश किया गया, ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबात थे। लोग चंद व्यूज के लिए अजीबो गरीब कोट कर रहे हैं और आप देखें सोचें कि एक शख्स जिसकी बीवी इस जहाने फानी से चले गई, उस बीवी के कत्ल के इल्जाम में उसकी वालदा और बहन गिरफ्तार है और खानदान के दीगर रिश्तेदार गिरफ्तार हैं और उस दौरान उस शख्स को जो इस अंदाज में गलत रिपोर्ट करके परेशान करना, मेरा ख्याल है कि ये बात जो है बाइस शर्मिंदगी है। इस वजह से मैं अपना फर्ज समझता था कि आपके सामने हकाइक रखूं कि कदीर के हवाले से किसी किस्म की ना तो कोई शक व शुबात है, ना इसको शामिल तफ्तीश किया गया, ना इसको किसी भी अंदाज में पुलिस ने तलब किया किसी भी हवाले से। बहरहाल ये वो तमाम तर डिटेल्स थी नवीद के हवाले से, सुगरा बीबी के हवाले से, यास्मीन के हवाले से और कदीर के हवाले से। इस केस में मजीद अगर कोई डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपकी गोशगुजार करेंगे। ये अब तक की अपडेट थी, डेवलपमेंट थी, हमने आपके सामने रखी, अपने राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।